नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के युद्धों के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पंजाब पर अधिकार किए जाने तक इब्राहिम लोदी ने बाबर को आगे बढ़ने से रोकने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया था, परंतु जब पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ जैसे ही बढ़ा बाबर, तब इब्राहिम ने स्वयं उसका मुकाबला करने का निश्चय किया और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर लाहौर से पानीपत पहुंचा, जहां पर इब्राहिम लोदी एक बहुत बड़ी सेना के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कहा जाता है कि इब्राहिम की सेना में 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे और इस संख्या के विषय में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं। वस्तुतः इब्राहिम की सेना में भारतीय सैनिक के अलावा बड़ी संख्या में सेवक भी थे, जिनका युद्ध से कोई वास्ता नहीं था। सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि इब्राहिम की सेना में पूरी तरह लैस करीब 20,000 घुड़सवार थे और इसी संख्या के लगभग अफगान सरदारों द्वारा भेजे गए घुड़सवार सैनिक और करीब 30,000 पैदल सैनिक थे तथा हाथियों की एक बड़ी संख्या भी उसके पास थी। इसके विपरीत बाबर की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी, अत्यंत छोटी थी। अबुल फजल के अनुसार बाबर की सेना में 12,000 घुड़सवार थे और घुड़सवार के अलावा बाबर के पास तोपखाना भी था। इसके अलावा पंजाब विजय के बाद उसकी सेना में भारतीय मित्रों के सैनिक, अफगान सैनिक और किराए के तुर्की सैनिक भी शामिल हो चुके थे। अतः बाबर की सेना भी कम नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से इब्राहिम की सेना से छोटी थी पर ज़्यादा सशक्त थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई। इस स्थिति में राजा सेना को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देता था। पहली 2 टुकड़ी आगे और बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की और अन्य 2 टुकड़ी पीछे की ओर तैनात रहती थी। तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, जिसको रूमी विधि भी कहते हैं, ऑटोमन विधि भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया था। उस्मानी पद्धति में 2 गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाया जाता था और उस्मानी पद्धति इसलिए कहते हैं कि इसे सबसे पहले उस्मानियों ने इसका प्रयोग किया था। इस प्रकार बाबर ने अपनी व्यूह रचना में समस्त सेना को दाहिना, मध्यम, बायां, अग्रिम और सुरक्षित पंक्तियों में डिवाइड कर रखा था और बाबर की सहायता के लिए हुमायूं और बाबर के योग्य सरदार और 2 कुशल तोपजी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा भी मैदान में थे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी करीबन 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। ये आप देख रहे हैं, ये उसका युद्ध का चित्र है। इस नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये इब्राहिम लोदी का खेमा है और ऊपर की तरफ बाबर की सेना है और बीच में खाई खुदी हुई है। सबसे आगे अफगान सेना में हाथी सेना है और उधर बाबर की सेना में तोपची हैं। तो इस प्रकार से व्यू रचना, मध्यम भाग, वाम भाग, दक्षिण पार्श्व और घुड़सवार, मतलब जो तुलुगमा का जो व्यू रचना है वो इस युद्ध में, इस पिक्चर में दिखा रखी है। ये पानीपत के प्रथम युद्ध की पिक्चर है। पानीपत के युद्ध के परिणाम। यह युद्ध अफगानों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ और उसका राज्य समाप्त हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल राजवंश की स्थापना हुई, जिसने 200 वर्षों के समय में कुशल प्रशासक दिए और इस काल में भारतीय इस्लामिक संस्कृति का भी विकास हुआ। इस प्रकार कला, साहित्य, सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्रों में भी नए युग की शुरुआत हुई। पानीपत की विजय के बाद बाबर के जो घुमकड़ी के दिन थे, कभी काबुल, कभी कंधार, कभी इंडिया, कभी भारत, ऐसे घूमता रहा था, लेकिन अभी वो दिन समाप्त हो गए थे। अब उसके सामने भारत में मुगल राज्य को दृढ़ और सुरक्षित करने का काम रह गया था। इस विजय ने बाबर को उत्तर भारत का राज्य प्रदान नहीं किया था। उनकी इस विजय को पूर्ण रूप से अंतिम नहीं कहा जा सकता। बाबर के अधिकार में केवल दिल्ली और आगरा ही थे। हुमायूं को आगरा में जो एकत्रित इब्राहिम लोदी का खजाना था वो मिल गया, जिससे इस धन से बाबर की जो आर्थिक कठिनाइयाँ थी वो दूर हुई। इस युद्ध ने भारतीय सैन्य दुर्बलता को उजागर किया और इब्राहिम की विशाल सेना को बाबर ने अपने कुशल सैन्य संचालन से परास्त किया। इस युद्ध में भारत में पहली बार तोपखाने और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने सफलतापूर्वक किया था
और इस नवीन युद्ध पद्धति ने भारत में युद्ध का जो स्वरूप है वो ही बदल दिया। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कारण क्या थे? बाबर एक श्रेष्ठ सेनापति था और मध्य एशिया में उसने भीषण रक्षात्मक युद्ध लड़े थे और दुर्दिनों तथा संकटों ने उसे एक श्रेष्ठ सैनिक बना दिया था। उसने उज्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, ईरानियों तथा उस्मानी तुर्कों से विभिन्न युद्ध पद्धतियाँ तथा रण कौशल सीखा था। घोर विपत्ति में भी वह शांत और स्थिर भाव से अपनी सेना को पुनर्गठित कर सकता था, जबकि इसके विपरीत इब्राहिम का जो युद्ध कौशल था वो निम्न कोटि का था और उसमें योग्य सेनापति के गुणों का अभाव था। बाबर के तोपखाने तथा बंदूकों की जो थी इस युद्ध में मुख्य भूमिका थी। तोपखाने के भयंकर विनाश के कारण इब्राहिम की सेना में भगदड़ मच गई थी। वस्तुतः तोपखाने के कारण ही बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। यद्यपि अफगान जो थे वो तोपखाने से परिचित थे, लेकिन उन्होंने तोपखाने को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया। बाबर की सेना में विभिन्न तत्व थे, तथापि इसकी सेना प्रशिक्षित, अनुशासित और कुशल थी। बाबर ने स्वयं सैन्य संचालन में अपनी निपुणता का परिचय दिया था, लेकिन इब्राहिम लोदी की जो सैन्य व्यवस्था थी वो थोड़ी दोषपूर्ण थी। उसमें कुशल और प्रशिक्षित सैनिकों का अभाव था। सेना की विभिन्न टुकड़ियां अपने अपने सरदारों के प्रति ही स्वामी भक्त थी तथा उन्हीं के इशारों पर कार्य करती थी और उनमें सुल्तान के या राज्य के प्रति निष्ठा का अभाव था। और जो तुर्क मुगल सैनिक थे वो चूँकि एक नए देश में लड़ रहे थे, जिससे युद्ध उनके लिए जीवन मरण और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, जबकि अफगान सैनिक जो थे वो अपने ही देश में लड़ रहे थे, अपने ही देश में युद्ध लड़ रहे थे और वे सुरक्षित अपने घरों को जा सकते थे। इसलिए उनमें जीवन मरण की भावना नहीं थी जो कि तुर्क मुगलों में थी। बाबर और उसकी सेना में जो उत्साह था वो अधिक था। पंजाब विजय के बाद उनका जोश और भी दुगना हो गया था। भारत विजय से उन्हें राज्य और धन की प्राप्ति होने वाली थी, इसी वजह से उनमें धार्मिक जोश भी था। परंतु जो इब्राहिम ने लड़ा था वो एक रक्षात्मक युद्ध लड़ रहा था। युद्ध के बाद भी उसे या उसकी सेना को राज्य अथवा धन की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए अफगानों में उत्साह की कमी थी। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ने भी भारत विजय में बाबर की सहायता की। भारतीय राज्यों की आपसी फूट और उनमें उनसे कुछ का सहयोग प्राप्त कर बाबर के हौसले बुलंद हो चुके थे। इस प्रकार इब्राहिम की चारित्रिक दुर्बलता, उसकी दोषपूर्ण सैन्य संचालन की नीति और सेना का संगठन तथा भारतीय राज्यों और स्वयं उसके सरदारों के असहयोग के कारण इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हार का मुंह देखना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा। पानीपत के बाद भारत में बाबर की क्या क्या समस्याएं थी? पानीपत के बाद दिल्ली में खुतबा पढ़वाने के बाद बाबर 10 मई 1526 ईस्वी को आगरा पहुंचा। हुमायूं ने वहां इब्राहिम लोदी के महल और खजाने पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने खजाने को मुक्त हाथों से अपने अमीरों, बेगों यानी सरदारों और सैनिकों में वितरित करके उन्हें अपना समर्थक बना लिया, परंतु जनता अभी भी मुगलों की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल के हर एक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। ये कई बार पूछते हैं एग्जाम्स में। बाबर स्वयं लिखता है कि अनेक स्थानों के निवासियों और प्रशासकों ने किलेबंदी कर ली थी तथा मुगलों का सामना करने की वे तैयारी कर रहे थे। विभिन्न अफगान सरदार स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे और अपने अपने इलाकों में स्वतंत्र शासक बन चुके थे। अफगान बाबर को भारत से निकालने की तैयारी कर रहे थे। बाबर के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि किस प्रकार अफगानों की शक्ति नष्ट करके अपनी सत्ता को सुरक्षित रखा जा सके। अफगानों के अतिरिक्त बाबर को राजपूतों से भी खतरा था। मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के नेतृत्व में राजपूत संगठित होकर मुगलों को भगाने और हिंदू राज्य स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। राणा सांगा ने भी अपना प्रभाव आगरा तक बढ़ा लिया था और अनेक अफगान सरदार भी उसे अपना समर्थन दे रहे थे राणा सांगा को। ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। अगर अफगान और राजपूत एक साथ मिल जाते तो फिर बाबर का भारत में टिकना मुश्किल हो जाता। राजपूतों की शक्ति को तोड़ना और उन्हें अफगानों से अलग रखना बाबर के लिए बहुत ज़रूरी था।
तो बाबर के सामने अनेक समस्याएं थी। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, चोरी डकैती विद्रोह फैल रहे थे। हिंदुस्तान की भीषण गर्मी में बाबर के सैनिक और अमीर भी काबुल लौट जाना चाहते थे। तो इस प्रकार बाबर के सामने ये समस्या थी कि किस प्रकार नवविजित राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करके जनता को अपना समर्थक बनाया जाए, मुगल अमीरों और बेगों को भारत में रहने के लिए तैयार किया जा सके तथा अफगानों और राजपूतों की शक्ति नष्ट कर राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा सके। तो बाबर ने वीरता और धैर्यपूर्वक परिस्थिति का मुकाबला करने का निश्चय किया। खानवा का युद्ध ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इसके कारण थे राणा सांगा भी अफगानों की सत्ता समाप्त करके अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। उसे अपनी शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ा ली थी। उसने अपने राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंचा दी थी, जो बाबर को उससे किसी भी समय उस समय खतरा उत्पन्न हो सकता था। राणा सांगा समझता था कि बाबर भी अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की तरह लूटपाट करके चला जाएगा, तब वह दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेगा। इसलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था। परंतु जब बाबर ने भारत में ही रहने का निश्चय किया, तब राणा सांगा की आशाओं पर पानी फिर गया। फिर सिंधु गंगा घाटी में बाबर द्वारा राज्य स्थापित करने से सांगा के लिए खतरा बढ़ गया था। उसने बाबर को खदेड़ने का निश्चय किया। बाबर भी राणा सांगा द्वारा सहायता नहीं दी जाने और शक्ति विस्तार से नाराज था, तो दोनों ही उचित मौके की तलाश में थे। इसी बीच जब बाबर ने अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया, तब अनेक अफगान सरदार राणा सांगा की शरण में जा पहुंचे। इन लोगों ने राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाया। इनमें प्रमुख थे एक तो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का सूबेदार था हसन खां मेवाती। राणा सांगा बाबर द्वारा कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अधिकार किए जाने से नाराज था, क्योंकि वह इसे अपने राज्य पर बाबर का अतिक्रमण मानता था। इसलिए दोनों पक्षों में युद्ध जो था वो ज़रूरी हो गया था। ये खानवा का युद्ध है। ऊपर आपको बाबर की सेना और नीचे राणा सांगा की सेना दिख रही है। इसी तरीके से जैसे उसने पानीपत के युद्ध में जो नीति अपनाई थी, उसी तरीके से उसने खानवा के युद्ध में भी अपनी तुलुगमा नीति अपनाई। खानवा का युद्ध शुरू। राणा सांगा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके अफगानों और राजपूत सरदारों की सहायता से बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए वो बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को राजपूतों का सामना करने के लिए भेजा, लेकिन सांगा ने उनको परास्त करके बयाना पर अधिकार कर लिया। सीकरी के पास भी मुगल सेना को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। इन जितनी भी जो प्रारंभिक विफलताएं थी उससे मुगलों में भय व्याप्त हो गया, डर गए। मुगल सैनिक भी आतंकित हो गए, उनका मनोबल भी गिरने लगा। तो राजपूतों की विजय से प्रभावित होकर कुछ अफगान सरदारों ने भी बाबर का साथ छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में बाबर ने धैर्यपूर्वक काम लिया और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने जिहाद की घोषणा की। उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई तथा शराब के सभी बर्तनों को तोड़ दिया। उसने मुसलमानों पर से भी जो तमगा कर था वो उठा लिया, एक प्रकार से एक व्यावसायिक कर था। उसने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का वचन लिया। तो सेना को ये आश्वासन दे दिया कि युद्ध के बाद जो भी सैनिक घर जाना चाहेंगे उन्हें जाने दिया जाएगा। इससे बाबर के सैनिकों में उत्साह जाग गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर पहुंचा, जहां राणा सांगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और बाबर ने जिस व्यू रचना का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया था वही यहाँ पर किया। पानीपत की तरह यहाँ पर भी बाबर की सेना राणा सांगा की तुलना में छोटी थी। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हुआ। राजपूत वीरता से लड़े, परंतु बाबर के तोपखाना और उसकी तुलुगमा नीति के सामने राजपूत नहीं टिक पाए। अनेक राजपूत योद्धा मारे गए। राणा सांगा भी बहुत घायल हो गया था गंभीर रूप से और रण क्षेत्र से निकल गया ताकि वो फिर से बाबर से युद्ध कर सके, परंतु बाद में उसके सामंतों ने सांगा को विष देकर उसकी हत्या कर दी। और बाबर की चूंकि ये महान विजय थी, तो इस युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध का महत्व और परिणाम क्या निकले। पानीपत के युद्ध में बाबर को भारत में प्रवेश करने का एक तो मौका मिल गया, परंतु खानवा के युद्ध ने उसे भारत में पांव फैलाने का अवसर प्रदान कर दिया।
खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा के साथ साथ राजपूत अफगानों का जो संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा था वो भी समाप्त हो गया। राजपूतों की शक्ति को गहरा धक्का लगा। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना खत्म हो गया। बाबर की स्थिति सुरक्षित हो गई। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र अब आगरा और दिल्ली बन गया था, काबुल नहीं। खानवा के युद्ध में राजपूतों की वीरता का मिथक भी समाप्त हो गया। मुगल अब समझ गए थे कि राजपूतों को भी आसानी से पराजित किया जा सकता है और बाबर को राज्य विस्तार में भी सफलता मिली। चंदेरी का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों की शक्ति को गहरा धक्का लगा। राणा सांगा की तरह चंदेरी का शासक भी एक राजपूत शासक ही था। राजपूताना पर अधिकार करने से पहले बाबर का उसके साथ संघर्ष होना अनिवार्य था, क्योंकि राणा सांगा के साथ ही मेदिनी राय भी राजपूतों को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। अतः खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने विद्रोहियों के दमन करने का निश्चय किया। अलवर, चंदावर, रापड़ी और इटावा पर मुगलों ने फिर से अधिकार कर लिया। अब बाबर ने चंदेरी की तरफ ध्यान दिया। उसने मेदिनी राय को अपने पक्ष में मिलाने और चंदेरी के बदले शमशाबाद देने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसने बाबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 21 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया। अनेक राजपूत मारे गए। बाबर का चंदेरी पर अधिकार हो गया और यहाँ से भी उसे बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त हुई। फिर इसके बाद मेदिनी राय ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान से कर दिया। मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन के पुत्र अहमद शाह को चंदेरी का राजा बनाया गया और जिसने बाबर की सत्ता स्वीकार कर ली तथा 50 लाख बाबर के खजाने में देना स्वीकार किया। घाघरा का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद बाबर ने अफगान विद्रोहियों की तरफ ध्यान दिया। जिस समय बाबर चंदेरी अभियान में बिजी था, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बिहार पहुंचकर अफगानों को इकट्ठा करने लग गया। शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार करके वे बिहार के अफगान शासक की सहायता से आगरा विजय की योजना बना रहे थे। तो अफगान विद्रोहियों को बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह जो था वो मदद कर रहा था, इसलिए बाबर अफगानों को और अधिक मौका नहीं देना चाहता था। उसने चंदेरी के बाद अफगानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चंदेरी से बाबर अवध की ओर गया। उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को महमूद लोदी को शरण नहीं देने का निर्देश दिया, परंतु नुसरत शाह ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के निकट बाबर और अफगानों में मुठभेड़ हुई और अफगान इस युद्ध में हार गए। महमूद लोदी ने भागकर बंगाल में जाकर शरण ले ली। नुसरत शाह ने भी बाबर से संधि कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने और एक दूसरे के शत्रुओं को शरण नहीं देने का वचन दिया। महमूद लोदी को बंगाल में एक जागीर दे दी गई। शेर खां के प्रयासों से बाबर ने बिहार के शासक जलालुद्दीन को राज्य के कुछ भागों को देकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उसे प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार घाघरा के युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति पर थोड़े समय के लिए ही पूर्णतः अंकुश लग गया। तो घाघरा का जो युद्ध है वो भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। भारत में लड़े गए युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर बड़े राज्य का स्वामी बन गया। उसका राज्य सिंधु से बिहार तथा हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक विस्तृत था। उसने भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर दी थी। भारत में बाबर का अधिकांश समय जो था वो युद्ध में ही व्यतीत हुआ था, इसलिए वह प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका था। अंतिम समय में वह काबुल जाना चाहता था। वो लाहौर तक गया भी, लेकिन हुमायूं की बीमारी की वजह से उसे वापस आगरा आना पड़ा। यहाँ पर उसका स्वास्थ्य गिर रहा था। महल में भी षड्यंत्र हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया गया। बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसका शव जो है वो काबुल ले जाकर दफना दिया गया। ये मुगल वंश की स्थापना बाबर का साम्राज्य है। 1525 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का ये साम्राज्य है, जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है आपको। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी है, उसमें भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा और भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों और फलों और फूलों का विस्तृत विवरण इसमें किया है। बाबर ने सबसे पहले सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था।
बाबर बागों को लगाने का बहुत शौकीन था, तो उसने आगरा में ज्यामितीय मेथड से एक बाग लगवाया जिसे नूर अफ़गान, जो कि आधुनिक आराम बाग है। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य का विकास किया और बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इर्स्किन सहित अब्दुल रहीम खान ने फारसी और श्रीमती वेवरीज ने इंग्लिश में किया। बाबर ने एक काव्य संग्रह लिखा जो कि तुर्की भाषा में संकलन कराया, जिसे कहा है दीवान। तो ये था बाबर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।